नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और वक्त हो गया है 6 बजे की 6 राजनीतिक बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार अमरोहा में एक साथ जनसभा करने के लिए पहुंचे और दोनों नेता आज यानी कि शनिवार को करीब 4:30 बजे मिनी स्टेडियम पहुंचे। दोनों नेताओं ने गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के समर्थन में जनसभा की और इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अखिलेश और राहुल ने पश्चिमी यूपी में एक साथ चुनावी रैलियां की थी और इस दौरान अखिलेश और राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण का चुनाव हमने आपने सबने देखा और पहले चरण में ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना रही है। वहीं राहुल ने कहा कि ये चुनाव देश और संविधान बचाने का चुनाव है। राहुल ने यह भी कहा कि उद्योगपतियों की सरकार है, देश में किसी की आमदनी हजार तो किसी की करोड़ों में है। तो आपको बता दें, अमरोहा में आज एक मंच में राहुल गांधी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नजर आए और इस बीच तमाम जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहे वो भी मौजूद रहे और जो निशाना बीजेपी पर राहुल गांधी भी साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है और लगातार चुनावी जनसभाओं से इस बात का जिक्र विपक्ष की तरफ से डंके की चोट पर होता आ रहा है और अभी भी कि संविधान को बचाना है। पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। तमाम उन मंत्रियों और नेताओं और प्रत्याशियों की किस्मत जो है साख पर लगी है, ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब दूसरे चरण का चुनावी शोर तेज हो चुका है और ज्यादा जानकारी के साथ शिरब चौधरी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिरब, अगर देखा जाए जो अमरोहा का रण भी है बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और आज अपने प्रत्याशी यानी कि दानिश अली के समर्थन में ये चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जमीनी बयार, जमीनी हवा क्या कुछ नजर आ रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज की रैली को अगर देखा जाए जिसमें संयुक्त जो एक रैली को, एक जनसभा को जो संबोधित करते हुए नजर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उन्होंने खास तौर से जो है बीजेपी पे निशाना साधते हुए काफी कुछ कहा। उन्होंने राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश में फिलहाल जो भाजपा की सरकार है, उन्होंने जो है गरीब का जो गरीब से जीएसटी लेते हैं उसको लेकर के और वो अडानी और अंबानी और एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें 22 लोग हैं, उनको दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो जितना 70 करोड़ लोगों पे संपत्ति है, इतनी ही इन 26 लोगों पे, 22 लोगों पे संपत्ति है। और इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तंज कसा विपक्ष पर। और अगर अमरोहा की इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पे जो मामला है, बिल्कुल शिरब, इस बार क्या लगता है किसे मौका मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार तंवर पर भरोसा जताया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी का गढ़ भी नहीं रहा कि ये देखा जाए तो हर एक राजनीति का, किसी भी राजनीतिक या कैंडिडेट का गढ़ कह दिया जाए इसे, तो इस बार किससे चांस मिलने की उम्मीद है? हालांकि अगर यहाँ बात आंकड़ों की जाए तो इस सीट को हमेशा से जो है वो भाजपा की सीट माना जाता रहा है अगर हिंदू मुस्लिम वोटों का आकलन किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो जातिगत विश्लेषण है कुछ इस तरह से है कि इसमें जो है दलित वोट जो है वो 20% है और 28% वोट जो है वो मुस्लिम है। मुस्लिम और दलित वोट जब मिलकर एक ताकत बनती है तो वो जिधर जाता है वो सामने वाली पार्टी को काफी प्रभावित करता है। सेम कंडीशन समीकरण ऐसे ही यहाँ नजर आ रहे हैं जो कंवर सिंह तंवर हैं। मुझे लगता है शिरब, जिस तरीके से जातीय समीकरण ऐसा अमरोहा लोकसभा सीट में हावी होता हुआ नजर आ रहा है और इसी आधार पर कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। दानिश अली को चुनावी मैदान से समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया, तो अब यहाँ पर जो है डिवाइड जो वोट बैंक है कहा जाए वो डिवाइड हो सकता है। जी बिल्कुल, बता दें अभी जो है साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, चूंकि दलित वोट जो है वो मायावती के पक्ष में जो है वो जाना ही जाना है। लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम वोट की
तो आज की अगर भीड़ को देखा जाए तो जो सपा और सपा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो संयुक्त रैली की है उसमें जो है काफी भीड़ थी। और इस भीड़ को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मुस्लिम बोर्ड जो है वो जो इस पिछली दफा सांसद रहे हैं कुंवर दानिश अली, जो कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों की तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर वो तो खामोश भी है और लगभग जो है कुछ मुस्लिम वोटर का जो है वो आधार बीएसपी की तरफ है और उनका जो है मूड भी बीएसपी की तरफ है। तो अगर मुस्लिम वोट बीएसपी की तरफ को जाता है तो बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर की टक्कर हो जाती है बीएसपी और गठबंधन के प्रत्याशी में, तो कंवर सिंह तंवर को आसानी से जीत हासिल हो सकती है। जी बिल्कुल, बीएसपी का कैंडिडेट और गठबंधन का जिस तरीके से दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय मुकाबला है। अब क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर हावी है तो जाहिर सी बात है किसी एक को फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी और गठबंधन और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन इस भीड़ से ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि गठबंधन के पक्ष में जो वोट है वो जा सकता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मथुरा में हुंकार, विरोधियों को ललकार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक ताबड़तोड़ रैली और रोड शो से सियासी पारा बढ़ने लगा है। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। और आज मथुरा में हेमा मालिनी के पक्ष में गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली और दावा किया गया कि यूपी में एनडीए के पक्ष में समर्थन की आंधी चल रही है। साथ ही ये भी कहा कि इस चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ और मोदी के कार्यों को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह है। यूपी में एनडीए सभी 80 सीटें जीतने जा रहा है। बांके बिहारी जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, 2 खेमे पड़े हैं, 2 खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं आरोप बढ़ा, लालू पर हमला। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आधार पर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को ये कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के कारण लालू प्रसाद यादव को गद्दी छोड़नी पड़ी और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश ने कहा कि उन्होंने कई बाल बच्चे पैदा किए और क्या किसी को इतने बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है। लालू परिवार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए नीतीश ने कहा कि उनकी बेटियां और 2 बेटे पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं। वो वास्तव में क्या करते हैं, वो अपनी सनसनीखेज टिप्पणियों से सुर्खियों में बने रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। नीतीश कुमार ने पूर्णिया के मनखी में एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए लालू परिवार पर यह कटाक्ष किया। बहरहाल उनकी विवादित टिप्पणी से विपक्ष बेहद नाराज हो गया है। लोग शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलते थे। अब आजकल तो फिर देर तक जाते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी सब खूब टहलते हैं देर तक। अब पहले क्या हाल था जी?
हम लोग जब आए थे उसके पहले जिसको 15 साल मिला, अपने हटे तब पत्नी को बनाया। कई लोग जब पति पत्नी राज किए, इसके बाद बताइए क्या हाल था? कहीं कुछ हुआ? कोई शाम में निकल नहीं पाता था और कितना झंझट होता था। हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता रहता था। आप जरा याद करिए, अभी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं मुस्लिम को, तो हम तो मुस्लिम लोगों को याद कराएंगे कि भाई पहले तो झंझट था और जब हम ही आए तो सब झंझट को बंद कर दिया और एक एक जगह पर जहां कहीं भी कोई गड़बड़ किया था उसको पकड़ के बंद किया और एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। लेकिन आप जरा देख लीजिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। अब पढ़ा चल गया है, यही ना सब तो देखिए ना, हमारे नेता है मोबाइलें देखते रहते हैं, पहले नहीं देखते थे। तो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। हालांकि अक्सर जो बयानबाजी सामने आती है, लालू यादव की जो टिप्पणियां सामने आती रहती हैं वो सुर्खियां में बनी रहती हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक अलग छाप बनाने की ये कहा जाए कोशिश होती हुई इन बयानों के जरिए नजर आ रही है। ज्यादा बच्चों को लेकर भी लालू यादव को लेकर तंज कसते हुए नजर आए और इस बयान से विपक्ष में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। अब इसका क्या कुछ पलटवार या क्या कुछ टिप्पणी विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने आएगी, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं नामांकन में शक्ति प्रदर्शन। आज कानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया और रमेश अवस्थी के नामांकन में महेश त्रिवेदी, प्रकाश पाल, सलील बिश्नोई के साथ हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान प्रवेश को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी देखने को मिली। नामांकन के दौरान वकील और प्रत्याशी सहित 5 लोगों को ही प्रवेश दिया गया। प्रत्याशी रमेश अवस्थी को मुस्लिम वर्ग का भी साथ मिला। नामांकन में मुस्लिम महासंघ से आई कई महिलाओं ने पूरा दमखम दिखाते हुए इस बार 400 पार का नारा दिया। वहीं रमेश अवस्थी के नामांकन में शामिल होने के साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित भी किया और कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने भी आज नामांकन किया। कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा और डीएम कार्यालय में नामांकन के दौरान उनके साथ सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद भी मौजूद रहे। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी आज कानपुर कचहरी में अपना नामांकन कराने आए हैं, जहां पर कानपुर में उनके साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम वर्ग के लोग भी आए। हम इस मुस्लिम वर्ग के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो इनका 400 का पार का नारा है कितना कारगर होने वाला है और मुस्लिम वर्ग का भाजपा को इस बार किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? निशान सारी जी, कहाँ से आई हैं आप? हम सुधारगंज से आए हैं। अच्छा, रमेश अवस्थी जी के सपोर्ट में आई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार 400 पार का जो नारा है कितना कारगर साबित होने वाला है? 400 पार का तो नारा ये कारगर साबित ही होगा, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महासंघ से आए हैं और हम लोग का फुल सपोर्ट है। उनका फुल सपोर्ट है। देखिए, मुस्लिम महासंघ की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर भाजपा के जो इस बार सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी उनका समर्थन करने कई और मुस्लिम ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनका किस तरीके का सपोर्ट है अवस्थी जी के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना है। हीना जी, क्या कहना चाहेंगे 400 पार का जो नारा है इस बार कितना कारगर साबित होने वाला है? क्या लगता है? अच्छा ही साबित हो। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग सब लोग सारी महिलाएं पे ऐसी उसके काम करें कि मतलब। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग बीजेपी मुस्लिम महासंघ की तरफ से आए हुए सुजानगंज से और हम तो चाहते हैं कि हम लोग मिलकर सब अच्छे से बीजेपी में सब काम करें। देखिए, कहीं ना कहीं जहां पर भाजपा को भाजपाइयों का और जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनका तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन कहीं नहीं कहीं कानपुर में जो मुस्लिम महासंघ के लोग हैं उनका सपोर्ट भी भाजपा को मिल रहा है। कानपुर से सुरेश सविता के न्यूज़ इंडिया।
और इसी खबर पर संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं। सारिका, अगर देखा जाए नामांकन प्रक्रिया के दौरान डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे और तमाम दिग्गज इस मंच में नजर आए। चुनावी अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की गई। पत्रकारिता के बाद अब राजनीति में हाथ आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। जो जन समर्थन जमीनी स्तर पर देखा, क्या कुछ माहौल नजर आया? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 18 तारीख से, क्योंकि ये नामांकन शुरू हो चुका है और पहले ही दिन अकबरपुर लोकसभा सीट से देवेंद्र सिंह भोले ने अपना नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल किया था। आज नामांकन का तीसरा दिन था और तीसरे दिन जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल करा। और वहीं ये सबसे बड़ा जन सैलाब जो है, जो कानपुर शहर की लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है रमेश अवस्थी, उनके उसमें देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले एक भव्य जुलूस का आयोजन किया था। एक जनसभा आयोजित करी थी पर्वत चौराहे पर और वहाँ पर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने वहाँ पर आए सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया और 400 पार का नारा भी उन्होंने दोहराया। इसके साथ साथ वहाँ पर कानपुर शहर के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, रमेश अवस्थी, प्रेमलता कटियार, सारे जितने भी मंत्री थे बीजेपी के, वो वहाँ पर एक ही मंच पर बैठे और बारी बारी से सभी लोगों ने संबोधित किया जनता को। और उसके बाद वहाँ से एक विशाल भव्य जुलूस जो जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग थे, वो सभी लोग पैदल मार्च करते हुए नामांकन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए नामांकन स्थल पहुंचे। सारिका, यहाँ पर देखने को मिला कि काफी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, इस नामांकन कार्यक्रम में, और एक जन समर्थन, एक माहौल जो है वो रमेश अवस्थी की तरफ से, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ एक जन समर्थन नजर आ रहा था। बिल्कुल, जिस तरीके से आज एक शंखनाद बजाया गया है, एक बुगुल जो है वो बजाया गया है रमेश अवस्थी जी के लिए, क्योंकि काफी संख्या में लोग जनसभा में इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होने के बाद एक भव्य जुलूस निकाला गया, हजारों की संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे। जुलूस में सभी धर्म के लोग थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही विशेष रहा है, बल्कि जो महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए उसमें शामिल हुई थी। काफी संख्या में महिलाएं थी जो इस जुलूस में शामिल हुई थी और नामांकन के लिए भी महिलाएं पैदल जुलूस करते हुए नामांकन केंद्र तक पहुंची थी। हालांकि ये आचार संहिता लागू हुआ है, इसके अलावा जो नियम है नामांकन के लिए कि सिर्फ 5 लोग ही अंदर जा सकते हैं, तो जो पूरी भीड़ थी वो सिर्फ कलेक्ट्रेट के बाहरी कार्यालय के डीएम कार्यालय के बाहर ही खड़ी थी और बाहर भी काफी नारेबाजी लगाई की गई। उसके अलावा जितना प्रोत्साहन करना था रमेश अवस्थी जी को अपना योगदान देते हुए जो जनसभा थी वो वहाँ पर रही। हालांकि धूप बहुत थी, इस धूप में भी लोगों ने अपना समर्थन जो है अपने प्रत्याशी को दिया। और शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इस बीच जब नामांकन प्रक्रिया के दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित किया बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने, तो इस बात का भी जिक्र किया कि भविष्य में कानपुर का मॉडल क्या होगा ये जनता को तय करना होगा और इस आधार पर एक जन समर्थन क्या आगे मिल पाएगा, क्योंकि चौथे चरण में मतदान होना है और चौथे चरण में मतदान को लेकर अब जो चुनावी शोर है वो फिलहाल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। चिंता में श्रीमान, कम मतदान, और ये चिंता का विषय है। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर शुक्रवार को करीब 60.25% वोटिंग हुई है और ये आंकड़ा 2019 के अगर आधार पर देखा जाए तो इन सीटों पर हुई वोटिंग का 8.61% कम है। पिछले 3 चुनाव को देखें तो इन सीटों पर 2009 में 56.87% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में वोटिंग करीब 10% बढ़कर 66.72% तक पहुंच गई और ये वही चुनाव था जब देश में मोदी लहर थी। जबकि 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें 2% की बढ़त हुई और वोटिंग करीब बढ़कर 68.86% पर पहुंच गई। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो वोटिंग का ये ट्रेंड काफी कुछ कह रहा है। 2009 में ये इन 8 सीटों पर 56.87% वोटिंग हुई तो बीजेपी को सिर्फ एक सीट पीलीभीत मिली थी,
जबकि 3 सीट पर बसपा, 3 सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन में थे और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। और वहीं अगर 2014 में जब वोटिंग परसेंटेज 10% बढ़कर 66 करीब 7-2 हुआ तो 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2019 में वोटिंग परसेंटेज में 2% की वृद्धि हुई तो बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई। जबकि सपा और बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़कर 5 सीटों पर कब्जा किया और तब बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत सीट पर जीत दर्ज की और सहारनपुर, बिजनौर, नगीना बसपा और मुरादाबाद और रामपुर में सपा जीती थी। बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि पश्चिमी यूपी में मुद्दों पर वोटिंग हुई और इस चुनाव में वोटों का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं किया गया। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बार परसेंटेज एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखा जाए जिस तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और जो कमी देखने को मिल रही है इन आंकड़ों में, वो एक जरूर सवाल उठा रही है कि आखिर इसकी वजह क्या रही। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम 2014 और 2019 के चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर परसेंटेज में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली। इस बार की अगर हम परसेंटेज की बात करें, जो वोटिंग हुई है वो 60.25% हुआ है और 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 76% के लगभग था। तो यानी कि 6% कम हुआ है 2014 से। 2019 में 2% का इजाफा हुआ था, ये माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से 68% के आसपास जो है जो पहला चरण था वहां पर जो है वोटिंग होती हुई नजर आई है। लेकिन दूसरे अब अगर 2024 की बात करते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव के जो पहला चरण है उस पहले चरण में लगभग 8% के आसपास जो है कमी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा विषय होगा, बड़ा चिंता का विषय होगा कि जिस तरीके से 2019 के चुनाव को देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उसमें 3 सीटें जीत के सामने आई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जहां बसपा के साथ में लोकसभा को चुनाव मायावती के साथ में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अब की अगर हम तुलना की जाए तो लगातार अब जो वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों पे हो रही है और लोग, पब्लिक जनता जो है वो मुद्दों पे लगातार जो है इससे वोटिंग कर रही है। तो ये माना जा रहा है शायद यही वजह है इस बार का परसेंटेज जो है वो कम देखने को मिला है। जी बिल्कुल संदीप, शुक्रिया। हालांकि इस कम वोटिंग को लेकर इसके कई मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मतदाता बूथ स्थल तक नहीं पहुंचा, या तो फिर ये कहा जाए कि मतदाता इतना जागरूक हो चुका है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो तमाम मुद्दे, दूसरा विकल्प मतदाताओं को नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं आपत्तिजनक पोस्ट, मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी और पर कोतवाली देहरादून से सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा है कि प्रवक्ता जो गरिमा दसौनी हैं वो फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट को कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही हैं और ऐसे पोस्ट उनके द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस ने शिकायत पर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध आईटी एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है, और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और मेरे सहयोगी ने जैसे ही मुझे बताया कि वो विधानसभा चुनाव का वीडियो है, तत्काल उसको मेरे द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ये बात है लगभग शाम के 7-8 बजे की, और उसके बाद मेरे घर पर पुलिस आई। मैं पता करती रही, मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, मैंने एसओ वसंत विहार को फ़ोन किया, लेकिन कोई मुझे ये बताने में नाकाबिल साबित रहा कि मेरे घर पर पुलिस आखिर आई क्यों, मेरी सोसाइटी में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया। संवाददाता उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं अंकित, जिस तरीके से गरिमा दासोनी का जो एक आरोप नजर आता है सरकार के खिलाफ,
और लगातार इस तरीके की बयानबाजी और जो वीडियो डाला गया, हालांकि उसको लेकर उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि ये गलती से ये वीडियो शेयर किया गया, बावजूद इसके कि क्या इसके पीछे की मंशा मानी जाए? बिल्कुल, देखिए सोनी, इसके पीछे राजनीतिक कहीं ना कहीं एक इसको बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जैसे उन्होंने पोस्ट डाली तो उसी समय जो है तत्काल कई धाराओं में उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि गरिमा मेहरा दसोनी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। उन्होंने सार्वजनिक माफी भी मांगी है और यही वजह है कि उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल गरिमा मेहरा दसोनी ने एक पुराने वीडियो को मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक वीडियो डाला था, जिसके बाद भाजपा के IT विभाग के जो प्रदेश संयोजक हैं अजीत नेगी, उनकी ओर से कोतवाली नगर में एक तहरीर दी गई, जिसके बाद गरिमा मेहरा दसोनी के विरुद्ध भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। फिलहाल अब गरिमा मेहरा दसोनी की मुश्किलें बढ़ने जा रही है और अब उनका ये कहना है कि वो फिलहाल अभी वकीलों से बातचीत करेगी और आगे अपना कुछ भी कदम उठाएगी, उसके बारे में वो मीडिया को जानकारी देगी। लेकिन कहीं ना कहीं गरिमा मेहरा दसोनी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है कि जिस तरीके से भ्रामक पोस्ट किया गया, हालांकि वो पिछले विधानसभा का है, बावजूद इसके गलती मानने के बावजूद ये उम्मीद जताई जा रही है कि गरिमा की मुश्किलें फिलहाल गरिमा दासोनी की बढ़ सकती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।